वेलकम टू द गुरुज क्लासरूम। क्या नाम है तेरा? हिमांशु। कौन सी? दीपांशु। कौन सी स्कूल में पढ़ता है बेटा? एनएसबी। कितने बच्चे पढ़ते हैं एनएसबी में? 10th क्लास में 35। मैथ्स कौन पढ़ाता है? नहीं सर है। टेक योर सीट्स, है ना? तो कॉपी किताब बंद करके आराम से देख। आज तेरे को केवल यहाँ का माहौल फील करना है। जो भी चल रहा है समझ में आए बहुत बढ़िया बात, नहीं समझ में आए तो और भी बढ़िया बात। केवल और केवल एटमॉस्फेयर फील करना है ना। और आज तुम जाओ जब फॉर्म लेके जाना, ठीक है? चालू करें? चलिए अभी सबसे पहले आज की डेट डालते। 07/07/2026। जब भी आप कहीं भी डेट मेंशन कर रहे हो, अपनी कॉपी में कर रहे हो, किताब में कर रहे हो, अपने घड़ी में देख रहे हो, कोई स्कूल में लिख रहा है, एक बात तुम्हारे माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि एक छोटी सी डेट मेंशन करने से आपकी मेमोरी 10% इंक्रीज होती है। कितनी परसेंट इंक्रीज होती है? ये बात हमेशा माइंड में होनी चाहिए। लिखना ही इस तरीके से है कि यार मैं लिख रहा हूं तो भाई बुद्धि बढ़ेगी थोड़ी बहुत। ये माइंड टेक्निक है। ये क्या है? माइंड टेक्निक। अच्छा, आज हमारे साथ में एक बच्चा नया जुड़ा है, तो हम थोड़ा सा एक चीजें रिकॉल कर लेते हैं। वैसे भी आज हमारा 5.2 कंप्लीट हो जाएगा। कल हम आते ही हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं भैया एपी। क्या पढ़ रहे हैं? एपी। बेटा आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चालू कर रखा है? 7 चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से हो रहा, हिंदी मीडियम से? ठीक है, इधर देखो। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, जो बच्चे ऐसे बोल रहे हैं यार बार बार में एक ही एक चीज पढ़ रहे हैं, तो भैया तुम्हारा रिकॉल हो रहा है। और मैं हर बात जब भी रिकॉल कराता हूँ तो पहले से फास्ट कराता हूँ। तुम्हारा टाइम खराब मत कर, नहीं करूंगा, याद रखना। तो मैं क्वेश्चन बता के जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा वो पहली चीजें रिकॉल हो जाएगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है साहब? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहले तो अर्थमेटिक का मतलब समझो। अर्थमेटिक इज अ मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी ऑफ नंबर्स। मतलब गुरुजी जो भी आप पढ़ाओगे वो नंबर्स के बारे में पढ़ाओगे। किसके बारे में पढ़ाओगे? नंबर्स के बारे में। फिर आगे बढ़ लिखा हुआ प्रोग्रेशन, यानी कि नंबर्स की आप उन्नति प्रगति करवाओगे। मतलब एक नंबर दूसरे नंबर में जुड़ के आगे जाएगा, है ना? प्रोग्रेस जब होती है तो हमारे जो भी हमारी डेजिग्नेशन होती है उससे ऊपर का पद हमें मिलता है ना। सीधी सी बात है यार, आज मैं एमएलए हूं तो भैया मेरे को सीएम बना दिया गया तो मेरा तो प्रमोशन हुआ, मेरे तो भैया पावर्स बढ़ गई है। तो जब भी आप नंबर्स में कुछ चीजें ऐड करोगे तो नंबर बड़ा बन के बाहर आएगा, और बड़े होने कोई चीज बढ़ जाना तो उसकी प्रोग्रेस कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की लिस्ट है साहब। जैसे आप शादी ब्याह का खर्चा जोड़ने की लिस्ट बनाते हो। जैसे मान लो मैं एक मकान बना रहा हूँ साहब, तो मकान बनाने में 2 रुपए की ईंट आई, 4 रुपए की बजरी आई, 6 रुपए की मान लो और सीमेंट वगैरह कुछ आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि भैया मैं ये जो भी नंबर्स लिख रहा हूँ ना, उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। बेटा क्या तैयार हो रही है? लिस्ट। लेकिन यहाँ एक खूबी है, हर आगे आने वाला जो नंबर है वो +2 लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? +2। जैसे आगे लिखूंगा तो 8 फिर +2, यानी कि एक ऐसी नंबर की लिस्ट जिसमें एवरी सक्सीडिंग टर्म हैव अ कॉमन डिफरेंस। हर आगे आने वाला पद एक इक्वल डिस्टेंस को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। अच्छा, मैं बढ़ ऐसे भी सकता हूँ कि पहले 1 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 10 ले लिया, फिर 15 ले लिया, फिर 20 ले लिया। तो लिस्ट तो ये भी तैयार हो रही है। लेकिन यहाँ एक चीज है, यहां हो रहा है +2। क्या हो रहा है? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? +4। क्या हो रहा है? तो फिर यहाँ क्या हो रहा है? +3। तो यहाँ क्या हो रहा है? +5। तो यहाँ क्या हो रहा है? +5। यानी कि सर ये जो आप डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो ये आपकी इक्वल नहीं है। क्या नहीं है? इस केस में ये एपी भी नहीं। यानी कि अ नंबर ऑफ लिस्ट कॉल्ड भी एपी द नेसेसरी कंडीशन बिटवीन द, इस प्रकार से होगी कि द गिवन डिस्टेंस विल बी सेम एवरी सक्सीडिंग टर्म फॉर एवरी सक्सीडिंग टर्म। हर आगे आने वाली जो सक्सीडिंग टर्म होती है, आगे आने वाली टर्म, उसके लिए कॉमन डिफरेंस सेम चलना चाहिए। बेटा क्या चलना चाहिए? सेम। अब सुनो, ऐसे ही जैसे जनरल टर्म्स हम एपी बनाते हैं तो दुनिया का कोई भी नंबर ले लिया, ए। क्या ले लिया? और जो आगे आप ऐड कर रहे हो उसको डी मान लिया। क्या मान लिया? कॉमन डिफरेंस को डी ले लिया, पहली जो लिस्ट में पहला नंबर लिख रहे हो उसको ए ले लिया। तो जनरल एपी जो बनेगी वो बनेगी ए+डी। फिर बनेगी A+D में फिर से डी ऐड हो जाएगा, फिर A+D+D में फिर से डी ऐड हो जाएगा। यानी कि हर पीछे वाली टर्म के अंदर आप एक डी बढ़ाते चलो, एक डी बढ़ाते चलो। तो यहां से बनेगा ए, यहां से बनेगा A+D, यहां से बनेगा A+2D, यहां से बनेगा A+3D। यहां तक चीज समझ में आई? अब सुनो, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, सर ये जो फर्स्ट रैंक है ना इसमें तो कोई डी है ही नहीं। ये आप सेकंड रैंक पे जिसको लिख रहे हो ना उसमें एक डी है।
ये थर्ड रैंक पे आप जिसको लिख रहे हो ना उसमें 2D है, और ये फोर्थ रैंक पे जिसको आप लिख रहे हो ना वहां पे 3D है। यानी कि जिस रैंक की बात हो रही है ना, डी उससे एक लेस है। क्या है? लेस, एक छोटा डी है उससे। यानी कि जब आप बढ़ते 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 nth टर्म की तरफ जाओगे, फॉर्मूला यही काम करेगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ए, तो हम भी लिख देंगे ए। उसके बाद में क्या लिखा हुआ? प्लस, तो हम भी लिख देंगे प्लस। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ था, यहाँ 3 है, तो क्या मैं 3 को 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या? 3 को 4 माइनस 1 लिखा जा सकता है। वैसे ही इस n को क्या लिख देंगे? n माइनस 1। क्या लिख देंगे? n माइनस 1। और d इसके पास में चल रहा है तो d हो गया। तो ये जो है वो nth टर्म ऑफ एपी है। क्या है? nth टर्म ऑफ एपी। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे, 5.1 के भी और 5.2 के। अब जो बच्चे हमसे पहले नहीं जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से सारी चीजें रिकॉल करेंगे। ऐसा नहीं कि रिकॉल नहीं मारेंगे, सारी चीजें 1 बाय 1 रिकॉल करेंगे। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कल हम नया चैप्टर एकदम नई चीज पढ़ाएंगे तो उसके अंदर फिर आप कंटिन्यू देना। जो चीजें छूट गई हैं उनको हम फिर से कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कवर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या देख लिया? अब तक हमने 5.1 एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंच गए हम? 15 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया, और क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे? देखो पहले सीरियल कौन कौन देखता है? सीरियल आते थे ना पहले टीवी में, नहीं देखे तुमने कभी सीरियल? आजकल चलो सीरियल नहीं देखते, आजकल तो वेब सीरीज आने लग गई है ना। वेब सीरीज तो जानते हो ना रे? जानता है वेब सीरीज क्या होता है? तो वेब सीरीज में क्या होता है? एक एपिसोड होता है, फिर वो एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड आता है। मूवी तो क्या एक बार स्टार्ट होती है दूसरी बार एंड होती है, दैट्स ऑल। लेकिन वेब सीरीज हो गया है, सीरियल्स हो गई, ये कभी भी एंड, ये तो एक एपिसोड खत्म होने के बाद दूसरा एपिसोड आ जाता है। तो जब दूसरा एपिसोड बताया जाता है ना, उससे पहले पहली एपिसोड के छोटा सा रिकेप चलता है कि देख लो भैया, अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा ना तो दूसरे एपिसोड में झलकियां देख लो छोटी छोटी कि ये हो गया था। और जब तीसरे एपिसोड में जाते हो तो पहले एपिसोड को स्किप कर दिया जाता है, दूसरे एपिसोड की कुछ चीजें उधर बताई जाती है। ऐसा ही होता है ना। वही अपना पढ़ने का तरीका है। हम हर क्लास में ये देख लेंगे कि अब तक क्या पढ़ लिया हमने, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा माइंडसेट एक जगह सेट हो जाए। यार इतना कवर कर लिया हमने, इतना कवर कर लिया, सर ने इतना कवर करा दिया, हमारा इतना छूट गया, ताकि हम उस पर ओवरऑल काम कर सके। क्या कर सके? पढ़ना तुमको पड़ेगा, दिशा देना हमारा काम है। चलो भैया हम एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है भैया? 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। अच्छा, कॉपी किताबें किसी की खुली हुई नहीं होनी चाहिए, केवल मेरी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। आगे बात समझने, सुनने और समझने की काबिलियत होनी चाहिए हर गणित पढ़ने वाले में भी और पढ़ाने वाले में। ऐसा नहीं रट्टू तोता थोड़ा बना आप उनको, हर चीज इसमें थोड़ा ना देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? गलत बोलूंगा क्या मैं? तो फिर आपकी नजर मेरे पे होनी चाहिए। डिस्ट्रक्शन से दूर हो जाना ही फोकस्ड हो जाने के बराबर होता है। 10 बार बता चुका हूँ ये लाइन। अलग से फोकस्ड होने के लिए कुछ करना नहीं होता है। ठीक है भैया। द सम ऑफ फोर्थ एंड द एथ टर्म ऑफ 24, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे A4। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर रहे हैं, यहां लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। अच्छा, जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं उनको बता दूं, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। इसके अंदर क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, हमको सबको मैथमेटिक्स में लिखना है। किस में लिखना है? तो इसने बोला कि भैया ए फोर्थ टर्म, तो ए फोर्थ इसको ये होगी A4। फिर है भैया A8 एट्थ टर्म, तो A8 को ऐसे लिखेंगे A8। और सम करने के लिए कह रहा है, तो सम का मतलब क्या होता है? जोड़ देना। क्या होता है? जोड़ देना। हमको कहा गया द सम ऑफ फोर्थ एंड टर्म इज 24। भैया दोनों को जोड़ने पर आंसर कितना आ रहा है? 24। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो इस A4 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस में 3D। क्या लिखेंगे? अभी अभी मैंने बताया ना, जिस रैंक की बात होती है ना उससे एक कम डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसकी जनरलाइज फॉर्म यही है। इसके बाद में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। अच्छा, जब प्लस लगा हुआ है तो आगे ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता है क्या? भैया पॉजिटिव आदमी आ रहा है, स्वामी विवेकानंद खुद हमारे दर्शन देने आ रहे हैं, हम क्यों रोकेंगे? आने दो भैया, हम कोई बैरियर नहीं लगाएंगे। ओसामा बिन लादेन आएगा AK-47 लेके तो ही लगाएंगे भैया। यहाँ पॉजिटिव आदमी आ रहा है, हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अच्छा, A8 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस में 7D। क्या लिखेंगे? 7D। इधर कितना चल रहा है? 24। अब इसको सोल्व करेंगे भैया। A वाली ट्रम में ऐड होगी, तो A और A कितना हो गया भाई साहब? 2A। लड्डू लड्डू कितने? 2 लड्डू। अच्छा, ये 3 और ये कितना है? 7। 3 और 7 दोनों D है, तो D वाली ट्रम में ऐड होगी। मतलब इसको लड्डू समझ लो, इसको बर्फी समझ लो। भाई ये 3 बर्फी और ये 7 बर्फी।
हमेशा मैथमेटिक्स में वेरिएबल को मिठाई समझना है, लड्डू। आगे बस हमने तो 3 लड्डू और 7 लड्डू कितने हो गए? 10 लड्डू। तो भैया ये हो गया हमारे पास में tan d, कितना हो गया? tan d। इधर कितना चल रहा है? 24। इधर कितना चल रहा है? इसको बोल देंगे साहब इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 बोलने से पहले देखो, इस पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं बेटा? 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पूरी इक्वेशन में 2 के मल्टीपल चल रहे हैं। बताओ 2 की टेबल में 2 आता है क्या? 2 की टेबल में 10 आता है क्या? और 2 की टेबल में तो 24 भी आता है। 12 2 24। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहां बनेगा a, यहां बनेगा 5d, और यहां बनेगा 12। इसको बोलेंगे साहब इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, उससे पहले मैंने सॉल्यूशन चालू कर दिया। मैथमेटिक्स की खूबी यही होती है, आप क्वेश्चन को धैर्य से पढ़ो लेकिन रिएक्ट तुरंत करो। क्या करो? समस्या समाधान के लिए आए, उस समस्या को बहुत धैर्य से सुनना पड़ता है, लेकिन उस पर रिएक्ट जल्दी करना पड़ता है। ऐसे थोड़ा ना कि मेरे पास, मान लो मैं थानेदार हूं, उसमें बैठा हूं पुलिस चौकी में, अब मेरे पास एक समस्या आई कि सर वहां चोरी हो गई, तो मैंने ध्यान से सुन लिया, अब रिएक्ट नहीं कर रहा। अरे रुक जा, कानून लेट ही आता है, कानून के हाथ लंबे, इधर से ही कर लेगा जो भी करना है। ऐसे थोड़ा ना होता है, रिएक्ट तुरंत करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ता है? रिएक्ट तुरंत करना पड़ता है। तो जितना मेरे को समझ में आया एक बार मैंने लिख लिया, अब मैं आगे पढ़ना चालू करूंगा। फिर आगे बोल रहा है एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म। अब बोल रहा है 6th टर्म लाओ साहब, तो इसको क्या लिखेंगे? a6। क्या लिखेंगे? और a10 लिखेंगे भैया। 10th टर्म को क्या लिखेंगे? a10। बोल रहा है इनका भी सम करो, और इनका सम करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 44। क्या आएगा? चलो भैया इसको भी सॉल्व करते हैं। भैया a6 को हम लिखेंगे a प्लस में 5d। क्या लिखेंगे? और इस a10 को हम क्या लिखेंगे तनु? a प्लस में 9d। और ये कितना हो गया हमारे पास? 44। कितना हो गया? 44। अब सुनो रे, a और a मिलके कितना हो गया? 2a। और बताओ 9 और 5 मिलकर कितना हो गया? 14d। इधर कितना है? 44। बताओ ये पूरी इक्वेशन भी क्या 2 से डिवाइड हो सकती है क्या? 2 की टेबल में 2 आता है, 2 की टेबल में 14 भी आता है, और 2 की टेबल में भी 44 भी आता है। 22 जा 44। अब सुनो भैया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो a हो गया, ये 7d हो गया, और ये हो गया भैया 2 से डिवाइड करोगे तो 22। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया भैया? फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ एपी। यानी कि हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है भैया, एक तो a1, एक a2 और एक a3 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक। बताओ किसी भी एपी को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, और एक उसका कॉमन डिफरेंस डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ताकि हम वो कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाए और हमें एक लिस्ट मिल जाए। क्या मिल जाए? अब इस क्वेश्चन में ना तो हमको ए मालूम है और ना ही हमको डी मालूम है, लेकिन मैंने बोला था या तो क्वेश्चन में ए और डी मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो व्यवस्थाएं करके दी जाएगी। क्या करके दी जाएगी? व्यवस्थाएं। या तो आप खुद पैसा कमाओ, खुद पढ़ लो, और तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी व्यवस्थाएं करके देंगे तुमको। क्या करके देंगे? व्यवस्थाएं मिलेगी तुमको। ये तुम्हारे पास व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं क्या है भैया? हम यहां से देखो भैया सॉल्यूशन करेंगे। अब इसका हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में से, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? तो इक्वेशन नंबर 2 ये रही है हमारे पास, a प्लस में 7d, और आगे क्या है? 22। और दूसरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये रही, a प्लस में 5d इक्वल टू में कितना है? 12। माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे साइन क्या हो जाएंगे? जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब ये प्लस का था, माइनस हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस का था, ये माइनस हो गया। मैथमेटिकल वैल्यू के आगे कोई साइन नजर नहीं आ रहा तो उसको प्लस समझा जाए। क्या समझ जाए? माइनस के आगे माइनस मिलेगा ही मिलेगा, और अगर प्लस मिल रहा है तो पॉजिटिव है ही। अब ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये तो हो गए कैंसिल। क्या हो गए? 5 माइनस 5 कितना होता है? 0। तो a माइनस a कितना हो गया? 0। ये तो उड़ गए। बताओ रे, 7 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2d। और इधर देखो 22 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 22 में से 12 माइनस करोगे कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। अब मुझे यहां से d चाहिए साहब, किसी भी हालत में d चाहिए। ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? तो भैया d की वैल्यू आ गई 5। क्या आ गई? यानी कि साहब हमको d तो मिल गया। हमारी रिक्वायरमेंट दो है, एक तो हमको a चाहिए और एक हमको क्या चाहिए बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन रूल आते हैं ना, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, नहीं आता तो भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं।
जिस भी स्टेप में तेरे को ऐसा लगे कि यार यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहीं मेरे को रोक के पूछ लेना। किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आए तो कि भाई ये 2 इधर कैसे चला गया, ये 5 कैसे आ गया, ये माइनस कैसे हो गया, सारी चीजें आप पूछ सकते हो। अच्छा डी आ गया सर, अब इस डी का क्या करें? इस डी को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो आप। जब मैं चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो उसमें 2 तरीके बताऊंगा आपको, इलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये वाला तो है इलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड है? और अब इसको रख देना किसी एक जगह, एक चीज को उठाकर दूसरी जगह रख देना, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भैया इस 5 को हम किसी भी इक्वेशन में रख दो, आप इसमें रख दो तो भी काम हो जाएगा, और आप इसमें रख दो तो भी काम हो जाएगा। हमेशा फर्स्ट में रखना है। किसमें रखना है? फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे भैया फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। देखो रे भैया फ्रॉम 1 क्या है? ए की जगह ए ही रहने दो, 5 की जगह 5 रहने दो, हमारे पास केवल डी की वैल्यू आई है। डी की वैल्यू यहां से टीप के क्या लिख देंगे? 5। इधर कितना चल रहा है? 12। इसको सोल्व कर लो भैया, इसको सोल्व करेंगे तो ये ए हो गया, ये 5 5 जा कितना हो गया? 25, और इधर कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। मुझे ए की वैल्यू चाहिए, 12 पहले से उधर है, बताओ ये प्लस का 25 उधर जाके क्या हो जाएगा? बताओ रे, ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 13। कितना आ गया? आगे क्या? -13। बड़ा नंबर नेगेटिव है तो रिजल्ट भी कहीं आएगा नेगेटिव। अब किसी भी एपी को बनाने के लिए हमारे पास 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो ए चाहिए होता है, एक डी चाहिए होता है। तो भैया किसी भी लिस्ट का जो सबसे पहली टर्म होती है वो तो ए ही होती है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 13। कितना आ गया? फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। तो कॉमन डिफरेंस भैया ए प्लस डी है ना, तो ए की वैल्यू तो 13 है, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो बताओ कॉमन डिफरेंस कितना निकाला आपने? 2। कितना निकाला? अरे कॉमन डिफरेंस 2 नहीं 5। कितना निकाला आपने? 5। तो इसमें 5 ऐड कर दो, तो 5 ऐड कर दो तो भैया एक दूसरा आगे वाली टर्म कैसे निकालेंगे? -13 + 5 तो ये वाली टर्म बनेगी, इसमें फिर से 5 ऐड कर दो। हर बार कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाएगा। तो भैया फर्स्ट टर्म तो कितनी हो गई? माइनस का 13। कितना हो गया? दूसरी टर्म -13 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? पहले तो 3 माइनस कर दो 10, फिर 2 और माइनस कर दो तो माइनस का 8। कितना आ गया? -8 है। फिर माइनस, अब इसको सॉल्व करो तो 5 और 5 कितना हो गया? 10। अगर ये 13 -13 में से 10 ऐड करोगे तो कितना आएगा? -3। हमसे 3 ही टर्म पूछी थी, हमने 3 टर्म निकाल दी, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? चाहे तो आप ऐसे कर लेना, चाहे आपके पास फॉर्मूला है वैसे रख रख के कर लेना। an वाला एक बार a1 निकाल दो, फिर एक बार a2 निकाल दो, फिर एक बार a3 निकाल दो। या फिर आपको ये भी पता है कि हर दी गई टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलो। क्या करते चलो? आपके पास में वो लिस्ट बनती जाएगी। आगे बात समझ में? नोट कर लो भैया, पहले ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर वो नोट करना है, इसके बाद ये नोट करना है। चलो चलो फटाफट नोट करो, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं, एक बार प्रैक्टिस और मार लेना। अब सुनो भैया, अब इस पूरे चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। दोनों एक दूसरे के 2 कॉपी हैं। 2 कॉपी का मतलब एग्जैक्ट एक ही जैसा, दोनों में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भैया n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। आ गई बात समझ में? वही तुम्हारा होमवर्क है। अच्छा, मेरा एक डायलॉग रहता है, पुराने बच्चों को तो पता है, नए बच्चों को बता देता हूँ। एक थाली है भाई साहब, उस एक थाली के अंदर अपन एक ही डायलॉग चिपकाते हर बार, फॉलो क्यों? प्रैक्टिस करनी है अपन को बार बार में। एक थाली के अंदर 10 गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन है? अगर आपके मम्मी पापा ने या मैंने, मान लो आपके टीचर ने आपको पहला गुलाब जामुन खिलाया, दूसरा भी खिलाया, तीसरा भी हमने ही खिलाया, चौथा भी हमने ही खिलाया, ऐसे खिलाते खिलाते 9 खिला दिए। कितने खिला दिए? तो आप क्या नोटिस नहीं कर रहे कि गुलाब जामुन कैसे उठा के कहाँ खाना है? तो क्या 10वां गुलाब जामुन उठा के नहीं खा सकते क्या? अगर 10वां गुलाब जामुन उठा के नहीं खा सकते, उसके 2 कारण हैं। या तो दिमाग से पैदल हो आप और ये फिर आप हाथ पैर ही नहीं है आपके, इसलिए लोग आपको खिला रहे हैं। तो हम ना तो दिमाग से पैदल हैं और ना ही हमारे हाथ पैर सही सलामत है, तो हम उठा के खुद खाएंगे। इसका मतलब हर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमको स्वयं को करना है। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, खुद को प्रयास करने हैं, उसके बाद में खुद को पहचानना पड़ेगा। अच्छा, खुद को पहचानने से चलो तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद में हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कलर बॉक्सेस सबने देखे? तो कलर बॉक्सेस में इससे परिचय हुआ है क्या आपका? कभी हुआ है आपका परिचय? हुआ भी होगा तो इसको सबसे पहले साइड किया होगा आपने, क्योंकि आप जहां पर पेंट कर रहे हो, जैसे सबके पास व्हाइट पेपर होता है पेंट करने के लिए, अगर व्हाइट पेपर पे इस पे चलाओगे तो क्या इसने अपना काम नहीं किया?
इसने काम तो किया लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया, इसलिए आपने इस व्हाइट मार्कर को कभी कुछ समझा ही नहीं, और ये व्हाइट मार्कर आप ही हो। कई बार हम अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, हमारे पास बैठा बच्चा उसी क्लास में बैठा है ना, उसके भी किसी बच्चे के 10 में से 10 नंबर आते हैं, किसी के भैया 0 नंबर आते हैं, किसी 1 नंबर आता है। तो वो बच्चा ऐसे सोचता है बैठा बैठा, यार पढ़ाने वाला इसको भी वही है, मेरे को भी वही है, पर ये भी उसी स्कूल में रहा है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, पे भी उतना ही कर रहा होगा भैया, फीस एक ही क्लास की सेम रहती है, और यार किताबें भी अपने दोनों की सेम है, और किताबों के अंदर जो लिखा हुआ पढ़ ये भी वही रहा है, पढ़ वो भी मैं ही रहा हूं, फिर यार इसने ऐसा क्या ही कर दिया कि इसके 10 में से 10 और मेरे 10 में से 1। समस्या उस बच्चे में है ही नहीं, समस्या उस पढ़ाने वाले में भी नहीं है, समस्या उस कॉपी किताबों में भी नहीं है, और समस्या उसके माइंडसेट में भी नहीं है, समस्या उसके बैकग्राउंड में है। किसमें है? वो बच्चा ये समझ ही नहीं पा रहा है कि भैया ये किस एटमॉस्फेयर में पला बड़ा है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, और भैया मेरा बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड चेंज करके देखो, अगर ये मान लो एक ब्लैक मार्कर होता, बताओ आज मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो मैं मार्कर क्या लेके आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वाले बैकग्राउंड में यही चीज दिखेगी, तो भैया थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले, मेरे वाले टाइम पे चले, तो मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था ना, तो ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, तो हमारे टीचर व्हाइट चौक लेके आते थे, मेरी तो जिंदगी व्हाइट मार्कर से पढ़ा है मैंने, तो तुम ब्लैक मार्कर से पढ़ रहे हो। समस्या बैकग्राउंड में भी नहीं है, बैकग्राउंड को पहचान लेने में है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि मैं व्हाइट मार्कर हूं लेकिन मेरा बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, मुझे ब्लैक बैकग्राउंड पे काम करना है। किस पे काम करना है? यानी कि हमारी होल लाइफ हमारे बैकग्राउंड को सर्च करने में निकल जाती है, और जो अपने बैकग्राउंड को सर्च कर लेता है ना, वो जीवन में निखर के बाहर आता है। अगर मैं ये समझ गया कि मैं ब्लैक मार्कर हूं और मुझे काम व्हाइट मार्कर पर व्हाइट बोर्ड पे करना है, तो मैं लोगों को दिखूंगा, और अगर मैं दिखूंगा तो मैं बिकूंगा। बिजनेस का ये तो रूल है, जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए तो बाहर शॉपिस लगा के रखते हैं। इसलिए अगर तुम व्हाइट मार्कर हो तो भैया अपना सिर मत पचाओ रे व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर, अपना बैकग्राउंड पहचानो, कोई ऐसा बैकग्राउंड देखो जिसमें मैं सुटेबल हो सकता हूँ। जैसे किसी बच्चे को 1 घंटा पढ़ने में सारी चीज समझ में आ जाती है, कोई 5-5 घंटे सिर फोड़ ले तो नहीं आता, तो फिर उसको समझना पड़ेगा कि अपने अंदर क्या कमी है, और अपने अंदर की कमी कोई बाहर वाला नहीं बताएगा, हमको खुद को जानना पड़ेगा। आगे बस में तो आज ही से अपना अपना बैकग्राउंड ढूंढने में निकल जाना कि भैया मेरे लिए क्या सुटेबल है। जैसे किसी को चेयर पर बैठकर अच्छा लगता है, तो कोई मेरे जैसे सूता सूता पढ़ लेता है, कोई जमीन पे लेट के पढ़ता है, कहां तुमको समझ में आ रहा है, कोई सुबह उठ के पढ़ता है, तो कोई दोपहर में पढ़ता है, तो कोई रात को लेट तक पढ़ता है। तुम अपना टाइम टेबल जब खुद बनाना सीख जाओगे, अपना बैकग्राउंड खुद से जान लोगे कि यार मैं तो इस काम के लिए बना हूं, मेरी तो पढ़ाई में यहां मन लग रहा है। जैसे मान लो भैया मेरा अकेले का पढ़ मन करता है बहुत ज्यादा, तो मैं अकेला पढ़ता हूँ। जैसे तन्नू दीदी को अकेला पढ़ाई नहीं जाता, तो दोस्त ढूंढो, फिर पीयर टीचिंग करो, ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिससे साथ बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं और आगे अपनी जर्नी को बढ़ा सकते हैं। तो टीचर आपका केवल गाइडर होता है, वो आपको गाइड कर सकता है, उस बैकग्राउंड तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। मैं आपको इस व्हाइट मार्कर के बारे में ये बता सकता हूं कि ये ब्लैक जगह चलेगा, ब्लैक बैकग्राउंड पे चलेगा। अब इसको ब्लैक ग्राउंड तक ले जाने के लिए आपको ही मशक्कत करनी पड़ेगी, और इसको चलाने का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। हिंदी में कहावत है ना, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास आता है क्या? जैसे मेरे को यहाँ प्यास लग रही है, तो बोतल आएगी क्या मेरे पास? मेरे को बोतल तक जाना पड़ेगा। तो ये जिस दिन आप पहचान जाओगे कि भैया मेरा बैकग्राउंड क्या है, मुझे कहाँ चीजें समझ में आ रही है, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। उसके बाद में आपके 10 ऑफ 10 नंबर आएंगे, 9 भी आ जाए ना, उस दिन मेरे पास आ जाना कि सर मैं बैकग्राउंड समझ गई, आप बोल रहे हो उसी हिसाब से काम कर रहे हो, फिर भी मेरे 9 नंबर आ रहे हैं, पूरे नंबर आएंगे 10 ऑफ 10। आ गई बस समझ में? अब आगे बढ़े, चीजें जो समझाई समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बताओ क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 20 है, दोनों में से कौन सा करूं? बताओ कौन सा करूं, बताओ रे। तुम जो बोलोगे ना वो करूंगा, सेम दोनों एक जैसे हैं। तन्नू दीदी कौन सा करे इनमें से, बता देखो, देखो तुम्हारी क्या समझ कहती है, तुम्हारी समझ क्या कहती है, कौन सा करे बेटा? पढ़ा क्या क्वेश्चन? पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ो देखें। खड़ी हो बेटा, खड़ी हो, खड़ी हो। आपका क्या नाम है? हिमांशी। खड़े हो ना, जोर जोर से क्वेश्चन पढ़ो एक बार। हाँ सुनना भैया, सही पढ़ रही है। हाँ बेटा।
by 1.75 rupees if in the nth week her weekly saving become 20.75 rupees, right? वेरी गुड। हाँ भाई तुषार, 19 नंबर का क्वेश्चन पढ़। अब बैठ जा बेटा। Now started work in 1995 at an annual salary of ₹7,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7? दोनों क्वेश्चन सेम डिमांड कर रहे हैं एन की वैल्यू। बताओ पढ़ने के बाद में तुमको कौन से क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे लग रही है यार ये तो सर से पूछ ले। हाँ दोनों सेम है, लेकिन मैं डेसिमल वाला कर देता हूँ, है ना। ठीक है भैया, इधर देखो। रामाकली सेवंथ, रामाकली से आपको एक चीज सीखनी है, बचत। और बचत के बारे में मैंने अपने जीवन में क्या सीखा है, अगर 10,000 इनकम है ना तो बचत पहले कर लो। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, एक बार सारे खर्चे निपटा लेते, बचेगा तो बचा लेंगे, नहीं चलो छुट्टी। अगर आप अपने लाइफ में कोई बड़ा फंड चाहते हो, जैसे बड़े होके कुछ बनना चाहते हो, उसके लिए फंड चाहिए, बिना पैसे कोई काम नहीं होता, तो बचत सबसे पहले होनी चाहिए। जैसे मेरे मन में आ रहा है कि यार 2,000 हर महीना बचाना चाहिए, तो 10,000 सैलरी आते ही पहले 2,000 का चलो भाई, ऐसे समझो तुम्हारी सैलरी 8,000 ही है, उसमें काम चलाओ। अगर तुम ये सोच रहे हो यार 10,000 है पहले उड़ा लेते हैं, फिर कोई बचेगा तो देख लेंगे, बचा लेंगे, फिर लाइफ में कोई फंड बन नहीं पाएगा, और जिस दिन इमरजेंसी आएगी ना उस दिन लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि लाइफ में बचत पहले करनी है। क्या करनी है? ठीक है। रामाकली सेव्ड 5 रुपीज, इतना बचा कहाँ जाएगी भैया? इन द फर्स्ट वीक, एक सप्ताह में वो 5 रुपए जोड़ लेती है साहब, ऑफ ए ईयर, किसी भी साल में, एंड देन इंक्रीज्ड, और बढ़ाती है हर वीकली सेविंग बाई 1.75। भैया 5 रुपए रुकती नहीं है वो, 5 रुपए तो जोड़ ही रही है। फर्स्ट वीक में उसने भैया 5 रुपए जोड़ लिए, कितने रुपए जोड़ लिए? अब नेक्स्ट वीक में वो 5 रुपए तो देगी, लेकिन 1.75 और ऐड कर देगी। तो बताओ कितना हो गया ये? 6.75 हो गया नहीं हो गया? अच्छा, इस बार उसका पहले से मनी 6.75 तो है ही, 75 तो है ही, उसमें फिर से क्या बढ़ा देगी? 1.75 फिर से बढ़ा देगी। तो भैया कितना हो गया? 6.75 में ये बढ़ाएगी 1.75, तो आंसर आएगा 0। इधर कैरी हो गया 7 7 14, और ये कितना हो गया 15, 1 कैरी 7, और ये कितना हो गया 8, मतलब आंसर हो गया भैया 8.5। कितना हो गया? 8.5। इस तरीके से बढ़ता जाएगा अमाउंट। आ गई बात समझ में? यानी कि हर बार वो 5 रुपए तो जमा करेगी ही करेगी, उसके साथ में 1.75 ऐड करती जाएगी, जितना मनी उसमें 1.7 बढ़ाते जाएगी। यानी कि इस पूरी जो भी ये बातचीत चल रही है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 5 रुपीज। और भैया क्या हर बार ऐड कर रही है वो? 1.75 पैसा ऐड कर रही है, 1.75। हर बार जो चीज फिक्स ऐड होती है उसी को तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में भैया फर्स्ट नंबर तो हमारे पास क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं साहब। तो क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन, तो इसका जो फर्स्ट नंबर है वो तो कितना आ गया? 5, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना बेटा? 1.75। कितना है? 1.75। ठीक है। इफ द nth वीक, कोई किसी वीक में जाके, nth वीक मतलब लास्ट वीक में, भैया हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपीज 0.75। शायद ड्राइंग बॉक्स लेने की सोच रही होगी, 20 रुपए तो वो भी नहीं आता सही। रामाकली को समझाओ यार कि थोड़े ज्यादा जोड़, 20 रुपए 75 पैसे, इतने में क्या ही आएगा? 20 रुपए में आजकल क्या आता है? स्केल आ जाता है कि 10 रुपए का आने लग गया शायद। नटराज का कितने का आता है? 5 रुपए का। 20 रुपए में आ जाता है। 10 रुपए का तो एक पेन आता है। अच्छा वो 2-2 रुपए वाले। हाँ तो भैया पेन का पैकेट लाने के लिए पैसे जोड़ रही है। फाइंड एन, फाइंड एन, फाइंड एन। अब इधर देखो एन क्या होता है? एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि 5 रुपए से लेकर 20 रुपए 75 पैसे 20 रुपी 0.75 रुपीज तक पहुंचने में उसको कितने वीक लगे गिन के बताना है। और गिनती हमेशा नेचुरल नंबर होती है। हम क्या जानते हैं भैया? हम तो एक चीज जानते हैं सर, वी नो दैट, हम एक ही चीज जानते हैं ए एन के बारे में। क्या होती है? ए प्लस में एन माइनस 1। बताओ मैं 5.2 चैप्टर जो भी एक्सरसाइज है वो खत्म करने पे आ गया। बताओ मैंने कहीं भी इस फॉर्मूले के अलावा कुछ लिखा क्या? हर बार यही फॉर्मूला चल रहा है, हर बार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5.1 और 5.2 बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि एक भाई साहब को पकड़ के रखो, nth टर्म। किसको पकड़ के रखो? nth टर्म को। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। तो कितना सिंपल फॉर्मूला है। अब तो टिपोकड़े बनना है। क्या बनना है? और 10th क्लास में आके भी टीपना नहीं आ रहा तो फिर क्या ही करोगे? नजरे तिरछी टीप लिया जाए। बताओ रे भैया, ए एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है?
ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो टीप के नहीं लिख सकते क्या, 20.75। अच्छा, उसके बाद में ए की वैल्यू कितनी है, तो यहां लिख दो भैया ए की वैल्यू 5। अच्छा, एन की तो माता फोड़ी चल रही है, एन की जगह कुछ नहीं लिखना भैया। और डी कितना है भैया, 1.75 है। कितना है, 1.75 सबसे पहले। अच्छा, ए की वैल्यू नहीं लिखी क्या, ए की वैल्यू 5 है। कितनी है, 5। अब इधर देखो भैया, सबसे पहले 20.75, ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, ये n-1 और इधर बचा है 1.75। सोल्व करो भैया, 20 में से 5 हटाओगे तो 15। अरे मान लो मेरे पास 20 रुपए 75 पैसे है, 5 रुपए की पार्ले जी खा गया, क्या खा गया, तो पार्ले जी खा गया, तो बचे कितने, 15.75 पैसे। तो मेरे पास आंसर आ गया भैया 15.75 रुपीज। और इधर मेरा चल रहा है n-1 1.75। ये ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है वो हमेशा किस में होता है बेटा, ब्रैकेट से बाहर किस में होता है, हमेशा मल्टीप्लाई में। किस में होता है, जब दो मैथमेटिकल चीजों के बीच में आपको कोई साइन नजर नहीं आ रहा, हमेशा प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, अरे आटे की रोटी बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं ना, आटा तो दिखता है रोटी के रूप में, नमक कहाँ दिखता है, दिखता है क्या, नहीं दिखता ना, फिर भी नमक जैसा स्वाद आता है ना। चलो एक बार बताते हैं, पानी में नींबू निचोड़ के चीनी डाल के उसकी शिकंजी बनाई, पानी और नींबू तो नजर आ रहा है, पानी भी नजर आ रहा है, उसका थोड़ा सा रंग येलो, तो नींबू भी मान लेते नजर आ गया, चीनी कहाँ गई, चीनी दिखती है, चीनी घुल के खत्म। वो चीनी उसमें प्रोडक्ट है, क्या है उसका प्रोडक्ट, उसमें इंक्लूड होके मल्टीप्लाई हो गई, क्या हो गई। अच्छा, कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो फेयर एंड लवली लगाते हैं, तो चेहरा तो दिखता है, फेयर एंड लवली नहीं दिखती बाद में, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो गई, क्या हो गई, मल्टीप्लाई। आ गई बात समझ में। पहले ये व्हाइट वॉल थी, इसमें कलर करके ग्रीन कर दिया, अब दीवार भी नजर आ रही है, ये हरा नजर भी नहीं आ रहा, वो पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या है, इस हटा है, मैंने कोई हटाया थोड़ा ना उसको, उसी के ऊपर कर दिया, वो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया। तो जब ब्रैकेट के बीच में और इसके बीच में कोई साइन नजर नहीं आ रहा, उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है। मैं हर चीज को डेली रूटीन के एग्जांपल से समझूंगा, तो दोनों तरफ अपना माइंड करके चलना है। मैथमेटिक्स का बच्चा जो होता है ना, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर क्रिएटिव तरीके से सोच नहीं पा रहा तो मैथमेटिक्स आज ही छोड़ दो, पढ़ाई मतलब की नहीं है। तो ये हो गया अपने पास 15.75। बताओ ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर हमारे पास में n-1 बचेगा, क्या बचेगा बताओ रे, पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट से पॉइंट तभी कैंसिल होगा जब पॉइंट के बाद में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती है, इसको लाइक डेसिमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो बताओ डेसिमल के इधर भी 2 डिजिट है और नीचे वाले के भी इधर 2 डिजिट है, तो आप डेसिमल से डेसिमल बिंदास उड़ा सकते हो भैया। तो इधर तो नंबर बचा 1575। अच्छा, ऊपर वाला इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको हटा दो भैया सबसे पहले। और नीचे क्या बचा, 175। कितना बचा, 175। और इधर बचा है n-1। अब इसको सॉल्व करना है। अब भैया 175 का पढ़ा ना तो तुमको आता होगा, और मेरी तरफ भी मत देखो, मेरे को भी नहीं आता है, आ गई बात समझ में। लेकिन मेरे को उसका जुगाड़ आता है। क्या जुगाड़ आता है कि दोनों तरफ 5 लगा हुआ है, यूनिट डिजिट, तो 5 से उड़ा दिया जाए। 5 की टेबल मेरे को आती है भाई साहब, 5 3 जा, बचा क्या 7, तो 5 बन जा 5, बचा क्या 2, तो 2 और 5 2 3 5, तो 5 5 जा कितना हो गया 25। इसको काटो भैया, 5 3 जा 15, तो 16 72 बच गए, तो कितना हो गया 25, तो 5 5 जा कितना हो गया। अच्छा, अभी भी काम हुआ नहीं, तो क्या 35 की टेबल बोले, तो 35 की टेबल मेरे को आती है, लेकिन माता थोड़ी काम है, छोड़ो उसको। तो 35 को फिर से 5 से काटेंगे तो 5 7 जा, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 6 जा और 5 3 जा, 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 3 जा 15। अच्छा, 7 की टेबल आती है क्या, मेरी तरफ देख सकते हो, मेरे को भी आती है, लेकिन बतानी तुमको है। 7 1 जा कितना होता है, और 7 9 जा कितना होता है, 7 नाम 63, 7 9 जा 63, यानी कि 175 की टेबल में 9 टाइम कौन आता है। लेकिन हमको पता नहीं था, हमने अंदर का खजाना खोल के बाहर निकाल लिया। यानी कि भैया हमारे पास में जो वैल्यू आई वो आई n बराबर 9 इक्वल टू कितना है, n-1। फाइनल वैल्यू है यही। अब बेटा दो चीजें जब इक्वल होती है ना, देखो x बराबर 2 भी 2 ही है और 2 बराबर x भी 2 ही है, चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो यार। मैं तुमको आगे से देख रहा हूं तो भी टीचर ही, और पीछे चला गया तो भी टीचर ही, कोई स्टूडेंट थोड़ा ना बन गया। चीजें इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, तो 9 + 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि भैया 10 सप्ताह में उसका पैसा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई 10, कितनी आई 10। नोट कर लो भैया, सबसे पहले ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ये नोट करना है, नंबर 3 पे ये नोट करना है, और नंबर 4 पे ये नोट करना है।
मैं चीजें ऐसे ही लिखवाऊंगा बेटा? तुम्हारा मैथ्स का टीचर स्कूल में शायद सारी चीजें एक साथ देता होगा तुमको, नहीं देता? मैं नहीं देता हूं। मेरा काम तुमको इधर उधर दिखाना ही है। जो बच्चा बिखरी हुई चीजों को समेट नहीं सकता वो मैथमेटिक्स क्या पढ़ेगा? इसीलिए मेरी आदत है इधर उधर करने की। अब तक तो मैं तुमको क्या सिखा रहा था? प्लेट में लड्डू दिखा रहा था खाली। एक प्लेट है, उस प्लेट में ये लड्डू रखे हैं साहब, ऐसे ही रहते हैं लड्डू। मोतीचूर के लड्डू खाएंगे कभी? मोती डूंगरी कौन कौन गया हुआ है अब तक? मोती डूंगरी कहाँ है? जयपुर में ही है। विश्व प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है उधर, और गणेश जी को मोदक यानी कि लड्डू बहुत पसंद है। अभी तक तो मैं तुमको ये दिखा रहा था कि एक प्लेट में लड्डू है और कौन सा लड्डू कहाँ रखा हुआ है, कि भैया 4th नंबर पे कौन सा लड्डू है, मोतीचूर का है, बेसन का है, किसका है भैया, ये दिखा रहा था अब तक तो। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें ये बताऊंगा कि सारे लड्डू कितने हैं, मतलब सारे लड्डुओं का कलेक्शन कर ले तो कितने। अभी तो मैं ये बता रहा था ये पहला लड्डू, ये दूसरा लड्डू, ये तीसरा लड्डू, वो चौथा लड्डू। अभी तो मैं ये सिखा रहा था कि क्लास में ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। आ गई बात समझ में? यानी कि अब तक तो हम बात कर रहे थे nth टर्म की, किसकी बात कर रहे थे? अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे सम ऑफ nth टर्म की। किसकी बात करेंगे? सम ऑफ n टर्म की। nth टर्म को हम बोलते हैं an, क्या बोलते हैं? और सम ऑफ n टर्म को हम बोलेंगे sn, क्या बोलेंगे? आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। हंसते मुस्कुराते हुए घर जाओ, कल फिर से लौट के आना। आ गई बात समझ में? 2-4 को और पकड़ के लाना। किसका? 11 बेटा, 11। शाबाश। हाँ बेटा, आ गया आपका? हाँ, फॉर्मूला चेंज होगा, बिल्कुल। फॉर्मूला चेंज भी होगा, फॉर्मूला बना कैसे, ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे। ये किसकी है भैया?